नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जब भी भारतीय इतिहास की बात होती है तो मुगल साम्राज्य का जिक्र तो आना ही है। ये इतिहास के सबसे चर्चित और शायद सबसे ज्यादा विवादित राजवंशों में से एक है। जब भी इस कालखंड की बात छिड़ती है तो तीखी बहस होना आम बात है। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम मूल ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर इस साम्राज्य की असली तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी बिना किसी आधुनिक राजनीतिक चश्मे के। आजकल सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए आपने भी देखा होगा कि ऐतिहासिक किरदारों की एकदम ब्लैक एंड वाइट इमेज बना दी जाती है। या तो उन्हें पूरी तरह हीरो बना दिया जाता है या फिर पूरी तरह विलेन। लेकिन सच बताऊं, असली इतिहास इतना सीधा नहीं होता। तो क्या मुगल शासक वाकई में सिर्फ धार्मिक कट्टरपंथी थे या फिर बेहद शातिर और समझदार रणनीतिकार? आइए इस चर्चा में तथ्यों के आधार पर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। पहला, साम्राज्य की नींव और उसके शुरुआती संघर्ष। दूसरा, अकबर की नीतियां और एकीकरण। तीसरा, कला और वास्तुकला का स्वर्ण युग। चौथा, औरंगजेब और पूर्ण सत्ता। और अंत में उन आगमिक मिथकों की बात करेंगे जो आजकल काफी फैले हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, नींव और संघर्ष, यानी बाबर और हुमायूं का वो शुरुआती दौर। अब देखिए, इस साम्राज्य की कहानी कोई एक दो दिन की नहीं है। 1526 में बाबर के आने से लेकर 1658 में औरंगजेब के राज तक लगभग 180 सालों का ये लंबा सफर है। इन 6 बड़े सम्राटों ने एक बहुत बड़े भूभाग पर राज किया। और दिलचस्प बात यह है कि साम्राज्य की ये नींव किसी धार्मिक युद्ध पर नहीं, बल्कि पक्की राजनीतिक और सैन्य रणनीतियों पर टिकी थी। हर शासक का अपना एक अलग दौर और अपनी अलग चुनौतियां थीं, जिसे समझना बहुत जरूरी है। अगर हम पानीपत के पहले युद्ध के आंकड़ों की बात करें तो मामला बहुत हैरान करने वाला था। एक तरफ इब्राहिम लोदी की 1 लाख सैनिकों और हजारों हाथियों वाली विशाल सेना, और दूसरी तरफ बाबर के पास सिर्फ 13,000 सैनिक। कोई मुकाबला ही नहीं लगता है ना। लेकिन बाबर कैसे जीता? किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि तकनीक से। उसने भारत के युद्ध इतिहास में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया, और बस इसी एक रणनीतिक दांव ने लोदी के हाथियों में खलबली मचा दी और बाजी पलट गई। और हाँ, एक बहुत बड़ा मिथक जो आजकल सुनने को मिलता है कि ये शुरुआती मुगल युद्ध धार्मिक क्रूसेड्स थे, ये तथ्य उसे पूरी तरह खारिज कर देता है। हकीकत तो ये है कि बाबर को खुद एक मुस्लिम शासक इब्राहिम लोदी से लड़ना पड़ा था। उसके बाद हुमायूं को शेर शाह सूरी जैसे मुस्लिम सुल्तानों ने ही खदेड़ा और उसे जंगलों में दर बदर भटकना पड़ा। तो ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सीधा सीधा जमीन और सत्ता पर कब्जे का खेल था। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, अकबर और एकीकरण, जहां बात आती है गठबंधन और बुद्धि से साम्राज्य बनाने की। अकबर एक बात बहुत अच्छी तरह समझ चुका था कि सिर्फ तलवार और ताकत के दम पर इतने बड़े देश पर राज नहीं किया जा सकता। उसे लोगों को साथ लाना था, कूटनीतिक गठबंधन करने थे। अब हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध का ही उदाहरण ले लीजिए। आज इसे अक्सर हिंदू बनाम मुस्लिम का रंग दे दिया जाता है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य कुछ और ही कहानी बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह कर रहे थे, जो एक हिंदू थे, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना के मुख्य कमांडरों में हकीम खान सूर शामिल थे, जो एक मुस्लिम थे। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये युद्ध धर्म का नहीं, बल्कि साम्राज्यवादी विस्तार का था। अकबर की इस कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ उसके नवरत्नों का था। उसके इस खास सलाहकार मंडल में ऐसे लोग थे जो अपने काम में माहिर थे, फिर चाहे उनका धर्म कोई भी हो। बीरबल, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, अबुल फजल, इन सभी ने साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण पदों को संभाला और अर्थव्यवस्था से लेकर सैन्य विस्तार तक में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब बात करते हैं तीसरे भाग की, कला का स्वर्ण युग। जहांगीर और शाहजहां का वो दौर जहां दौलत, वास्तुकला और महिलाओं की छिपी हुई सत्ता का जलवा था। एकीकरण के बाद साम्राज्य में स्थिरता और अथाह धन का युग आया। कला और वास्तुकला अपने चरम पर थे, लेकिन इस चमक दमक के पीछे दरबार की शक्तिशाली महिलाओं की एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूमिका चल रही थी। जहांगीर के समय में साम्राज्ञी नूरजहां के पास इतनी ज्यादा पावर थी कि असल में राज वही चला रही थी। इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। नूरजहां न सिर्फ शाही सरमान जारी करती थीं, बल्कि उनके नाम के सिक्के भी ढाले जाते थे।
कहने को जहांगीर गद्दी पर थे, लेकिन साम्राज्य का हर बड़ा फैसला नूरजहां की मोहर के बिना नहीं हो सकता था। और फिर आता है शाहजहां का दौर, जिसे अक्सर मुगलों का स्वर्ण युग कह दिया जाता है। इस काल में साम्राज्य की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी कि दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन इमारतें बनाई गईं। आगरा का वो खूबसूरत ताजमहल, दिल्ली का शानदार लाल किला, जामा मस्जिद और पूरा शाहजहानाबाद शहर, ये सब उसी दौर की बेतहाशा दौलत और शांति का नतीजा थे, जो आज भी भारत की पहचान का एक बड़ा हिस्सा हैं। लेकिन इस सुनहरे दौर के साथ कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं। ब्रिटिश इतिहासकारों ने शाहजहां और उनकी बेटी जहांआरा को लेकर कई अजीबोगरीब अफवाहें उड़ाईं। पर जब हम असली ऐतिहासिक दस्तावेज खंगालते हैं तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है। जहांआरा कोई साधारण महिला नहीं थी। वो एक बेहद कुशल आर्किटेक्ट और बहुत तेज बिजनेस लीडर थी। उन्होंने पुरानी दिल्ली के निर्माण की निगरानी की और ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे पर जबरदस्त रोक लगाई। जाहिर है, उनकी इसी ताकत की वजह से औपनिवेशिक इतिहासकारों ने उन्हें निशाना बनाया। आइए अब पहुंचते हैं अपने चौथे भाग पर, औरंगजेब और पूर्ण सत्ता। ये वो दौर था जब मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे ज्यादा था और विवाद भी सबसे चरम पर थे। औरंगजेब का शासनकाल मुगल इतिहास का सबसे विवादास्पद अध्याय माना जाता है, लेकिन उस दौर की आर्थिक ताकत का अंदाजा आप सिर्फ इस एक आंकड़े से लगा सकते हैं, 25%। जी हां, उस वक्त पूरी दुनिया की कुल संपत्ति का 25% हिस्सा अकेले मुगल साम्राज्य के पास था। काबुल से लेकर दक्षिण भारत तक फैला ये साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था। अब औरंगजेब की इमेज अक्सर एक बहुत ही कट्टर धार्मिक राज्य चलाने वाले शासक की रही है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऐतिहासिक आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके प्रशासन में उच्च पदों पर कितने प्रतिशत हिंदू अधिकारी थे? 35%, जो कि अकबर के समय से भी कहीं ज्यादा था। है ना थोड़ी चौंकाने वाली बात? इसे जमीनी हकीकत पर समझने के लिए राजा रघुनाथ रॉय का उदाहरण देखिए। वो एक हिंदू थे और औरंगजेब के वित्त मंत्री थे। जरा सोचिए, उस दौर में जब मुगल साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, तब उसके पूरे खजाने की चाबी, उसकी पूरी जिम्मेदारी एक हिंदू अधिकारी के हाथों में थी। धार्मिक स्थलों को लेकर भी मामला उतना सीधा नहीं है जितना अक्सर बताया जाता है। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि जहां एक तरफ औरंगजेब के आदेश पर कुछ मंदिर तोड़े गए, वहीं दूसरी तरफ गोलकुंडा की जामा मस्जिद को भी ध्वस्त किया गया था, क्योंकि वहां दुश्मनों ने खजाना छिपा रखा था। असल में उन जगहों को निशाना बनाया जाता था जहां से राजनैतिक बगावत होती थी या जो विद्रोहियों को पनाह देते थे। दूसरी तरफ कई ऐसे मंदिर थे जिन्हें राज्य की तरफ से भारी जमीनें दान में दी गईं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई, ताकि राज्य के प्रति उनकी वफादारी बनी रहे। तो ये सब पूरी तरह से अपनी सत्ता को बनाए रखने की राजनैतिक चालें थीं। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी भाग पर, आधुनिक मिथकों से परे। चलिए इन सब को इतिहास के सही चश्मे से देखते हैं। देखिए, इतिहास में राजपाट बचाना कभी आसान नहीं रहा। हम अक्सर सुनते हैं कि औरंगजेब ने गद्दी के लिए अपने भाइयों को हराकर मार डाला। ये क्रूर तो है, लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो प्राचीन काल में मौर्य साम्राज्य के महान शासक अशोक के बारे में भी इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने सत्ता पाने के लिए कथित तौर पर अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। तो गद्दी के लिए इस तरह के खूनी उत्तराधिकार युद्ध इतिहास में एक आम लेकिन दुखद सच्चाई रहे हैं। इसका किसी एक धर्म से लेना देना नहीं था। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? वो यही है कि पुराने साम्राज्यों के जो भी बड़े फैसले होते थे, वो अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने, जमीन पर कब्जा करने और आर्थिक दबदबा कायम रखने के लिए होते थे। इन शासकों को आज के इस वैचारिक या धार्मिक चश्मे से देखना इतिहास के साथ न्याय नहीं होगा। वो बस बहुत ही जटिल राजनीतिक रणनीतिकार थे, जो अपने दौर की चुनौतियों के हिसाब से नीतियां बना रहे थे। और इसी के साथ हम अपनी इस ऐतिहासिक चर्चा के अंत में आ गए हैं। लेकिन जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। क्या इतिहास को सिर्फ आज के धार्मिक नजरिए से देखने पर हम अतीत की उन अचरज भरी और दिलचस्प राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने से चूक नहीं जाते? इस बारे में जरूर सोचिएगा। उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण से आपको इतिहास के इन पन्नों को एक नए और निष्पक्ष नजरिए से देखने का मौका मिला होगा। ज्ञान और जिज्ञासा के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।